Hello students. So today we are going to study motion in one dimension. तो पहले तो कि मोशन वर्ड का मतलब ही समझ लेते हैं. मोशन और रेस्ट क्या होता है? मोशन एंड रेस्ट. कैसा हो सकता है कि अ बॉडी is at rest and in motion simultaneously. क्या एक ही वक्त पर एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी रेस्ट और मोशन में दोनों में भी हो सकती है क्या? And the answer is yes. बिल्कुल हो सकता है. तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से पहले हम प्रिसाइजली समझते हैं कि व्हाट इज रेस्ट. तो व्हाट इज रेस्ट? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if its position, यदि उसकी पोजीशन, if its position does not change, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. यहां पर ऑब्जर्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपको सोचना है. A body is said to be at rest if its position does not change with respect to the observer. ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए. जैसे कि एक बॉडी है, मैं ऑब्जर्वर हूं, अब ये यही रुकी हुई है, मैं देख रहा हूं, मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी. परफेक्टली ओके. बॉडी is said to be at rest if its position does not change with respect to the observer. मेरे रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट है. अब सोचो, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं यहाँ पे. जितनी वेलोसिटी इसकी है उतनी वेलोसिटी मेरी भी है. तो क्या मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? क्या मेरे रिस्पेक्ट में ऐसे कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ इधर कहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा. क्यों? दोनों की वेलोसिटी सेम है. तो फिर से this body is at rest with respect to me. A body is said to be at rest if its position does not change with respect to the observer. Okay. And what about motion? A body is said to be in motion if its position क्या आएगा? चेंजेस. फिर से किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर. विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर अगेन becomes a very important parameter for deciding the condition of rest or of motion. अब एग्जाम्पल लेकर के हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. इसी एग्जाम्पल पे आते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या. तो देखो, मान लो कि दो फ्रेंड्स को कहीं जाना है. एक फ्रेंड ए है, ये ट्रेन में बैठ गया है, और एक और फ्रेंड बी है, उसको भी जाना है. तो बी भी ट्रेन में बैठ गया. दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं. और सी जो उन्हें छोड़ने आया है वो प्लेटफॉर्म पे है. सो दिस इज द ट्रेन एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म. और मान लो ये ट्रेन ने चलना चालू कर दिया. दिस ट्रेन हैज स्टार्टेड मूविंग. थोड़ी सी देर के बाद में ये
ट्रेन की कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है। और B जो है वो यहां पर होगा और A जो है वो यहां पर होगा। अब सोचो कि हम मोशन ऑफ ए को स्टडी कर रहे हैं, मोशन ऑफ ए। पहले बाय ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर बी क्या सोचेगा उसके बारे में। तो ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में ये ए है और ये बी है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज ही नहीं होती है, दोनों के बीच की पोजीशन रिलेटिवली सेम ही है। तो बी विल से कि ए इज एट रेस्ट, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज नहीं होती बी के रिस्पेक्ट में। तो बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वर बी, ए इज एट रेस्ट। And what about by the perspective of observer C? अगर हम ऑब्जर्वर C के रिस्पेक्ट में बात करें तो देखो C तो यहीं कहीं है और A की पोजीशन ट्रेन चल रही है, C तो नहीं चल रहा और इस आगे बढ़ते जा रही है। तो C के रिस्पेक्ट में A की पोजीशन इज चेंजिंग, तो C will say that A is in motion. C will say that A is in motion. That means this A is at rest as well as in motion simultaneously, but obviously with respect to different observers. रेस्ट में है वो B के पर्सपेक्टिव में और मोशन में है वो C के पर्सपेक्टिव में। तो टू कंक्लूड, बिना ऑब्जर्वर के कुछ कहने का तुक नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स में जब भी हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। इसीलिए कहते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव का मतलब वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन में, किसी के रिलेशन में, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखना होता है कि रेस्ट में है या मोशन में है। ओके, तो दिस वाज अबाउट रेस्ट एंड मोशन। टू कंक्लूड, रेस्ट में ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है, मोशन में चेंज हो जाती है। रेस्ट और मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हम बता सकते हैं कि रेस्ट में है या मोशन में है। अलग अलग ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट एक ही वक्त पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है साइमल्टेनियसली। ओके, देन जब हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो ये हो गया रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट। सेकंड आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। तो व्हाट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? देखो, पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, मतलब इसका कोई लेंथ या ब्रेड्थ या डाया या ऐसा कुछ भी नहीं होता। पॉइंट इज अ पॉइंट ऐसे। और एक प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट का तो लेंथ भी कुछ हो सकता है, ब्रेड्थ भी हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है। तो जनरली उसके डायमेंशंस होते हैं, है ना, नापा जा सकता है उसको। तो फिर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होगा? प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स तो सारे उनमें लेंथ ब्रेड्थ होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, जिनका साइज वी नीड टू कंसीडर। तो अगर हमें साइज कंसीडर करना है तो इट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसपे एक प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट को वी कैन कंसीडर इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऐसा कब होता है? अ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट is termed to be a point object
if the distance traveled by f is very very large as compared to the size of object. तो उस केस में size can be neglected and we can treat the object as a point. जैसे कि एक ट्रेन है, उसके मोशन को आप स्टडी कर रहे हो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ट्रेन की लेंथ तब नेग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. जो डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल कर रहा है बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ट्रेन, सो द ट्रेन कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. एक बैट्समैन ने एक ह्यूज सिक्सर मारा, तो तब जो बॉल है, बॉल का कुछ डायमीटर है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि तब यू कैन ट्रीट दिस बॉल एज अ पॉइंट. और मान सकते हो कि जैसे वो सारा जो है श्रिंक होकर के उसके सेंटर पे आ गया है, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट किया जा सकता है. अर्थ इज अ ह्यूज बॉडी, हमारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इट्स अ ह्यूज बॉडी. लेकिन अगर आप अर्थ को भी उसके मोशन को स्टडी कर रहे हो, उसके रिवॉल्यूशन अराउंड द सन के केस के लिए, देन अर्थ कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. और अभी इस चैप्टर में हम लोगों का जो मेन कंसर्न होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होगा. अगर कहीं साइज की जरूरत है तो दे रखा होगा, रिलेटिव मोशन वगैरह में कहीं आता है तो जब वो आएगा तब देखेंगे. अदरवाइज विल ट्रीट द ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वन डायमेंशनल मोशन, two-dimensional motion, and three-dimensional motion. किसे कहते हैं? इसे 1D भी बोल देते हैं, इसे 2D भी बोल देते हैं, and this is 3D. When do we say that the motion is one dimensional? देखो, हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक ऐसे, एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे. प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक एक्सिस अगर इस तरीके से है, एक एक्सिस अगर इस तरीके से है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो थर्ड एक्सिस विल बी लाइक दिस, और ये इसके भी 90 डिग्री के एंगल पर होगी और इसके भी 90 डिग्री के एंगल पर होगी. दिस सिस्टम इज नोन एज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये ओरिजिन होता है. इनफैक्ट आप किसी भी एक्सिस को x, किसी भी एक्सिस को y और किसी को भी z मान सकते हो. आप इसको भी x मान सकते हो, इसे y मान सकते हो, इसे z मान सकते हो. आप इसे किसी एंगल पे भी अरेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. आप चाहो तो पॉजिटिव z ये ले लो, चाहे तो पॉजिटिव z ये भी ले सकते हो. सिमिलरली आप पॉजिटिव x ये ले लो या पॉजिटिव x ये भी ले सकते हो. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी. तो दिस इज नोन एज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. और मोशन की स्टडी के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या है अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उसके लिए वी नीड अ फिक्स पॉइंट, अ रेफरेंस पॉइंट जो ओरिजिन होता है, और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट वी कैन सी कि ऑब्जेक्ट किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कहाँ पर है. तो इन दिस वे वी कैन स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि इस स्ट्रेट लाइन में ही चलता चला जा रहा है, वापस आ सकता है, बट इट इज नॉट लिविंग दिस स्ट्रेट लाइन, इट्स मूविंग लाइक दिस अलोंग दिस लाइन. और अगर मैं ये एक्स एक्सिस मानता हूँ तो सिर्फ एक्स एक्सिस सफिशिएंट है इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को प्रिसाइजली बताने के लिए, एक्जैक्टली लोकेट करने के लिए. एक्स एक्सिस की मदद से हम कह सकते हैं कि किस वक्त पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा. तो जब इन 3 डायमेंशंस में से एक ही डायमेंशन सफिशिएंट होता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन को प्रिसाइजली देखने के लिए, उसके मोशन को स्टडी करने के लिए, देन वी से द मोशन टू बी वन डायमेंशनल मोशन. और जैसे कि हम लोग समझ पा रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन इज कनेक्टेड टू अ
movement in a straight line or motion in a straight line. ऑब्जेक्ट ऐसे ही चले जा रहा है यहाँ पर कहीं पर भी, तो बस एक्स एक्सिस सफिशिएंट है उसके पोजीशन को नोट करने के लिए। तो द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन। अब सपोज जो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था उसने अपने लाइन को छोड़ दिया, किसी वक्त वो यहाँ पर आ गया और ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन इसी एक्स जेड प्लेन में ही है, उस प्लेन को नहीं छोड़ रहा, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर ऐसे करके वो चलता चला जाता है। तो तब हमारे को एक डायमेंशन की दो डायमेंशन की जरूरत होगी, दो एक्सिस की जरूरत होगी उसकी पोजीशन को प्रिसाइजली बताने के लिए कि कभी यहाँ पर है, फिर कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। तो दिस वन एक्सिस won't be sufficient to tell about its position precisely. Then we'll have to use two axes or two dimensions. So this two dimension is connected to a plane. यानी कि जब मोशन एक प्लेन में होगा तो then we termed as a two dimensional motion. So two dimensional motion is motion in a plane. और मान लो कि वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी ऐसे इधर उधर घूम रहा है, जैसे एक पतंग उड़ रही है, हम उसे स्टडी करते हैं, तो तब x और y एक्सिस या x और z एक्सिस सफिशिएंट नहीं होंगे, आपको y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी उसके पोजीशन को एक्यूरेटली बताने के लिए। देन यू विल बी नीडिंग ऑल दीज थ्री एक्सिस, और तब ये स्पेस से कनेक्टेड होता है। तो व्हाट वी से दैट व्हाट इज थ्री डायमेंशनल मोशन? मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस इज अ थ्री डायमेंशनल मोशन, जैसे कि काइट फ्लाइंग। मोशन इन अ प्लेन, कैरम के कॉइन्स जनरली अगर वो उछल नहीं रहे हैं, या एक फ्लैट कोई ग्राउंड है उस पर कोई एथलीट्स वगैरह दौड़ रहे हैं, और वी कैन ट्रीट इट एज अ टू डायमेंशनल मोशन। और वन डायमेंशन होता तो लाइन नहीं छूटती, टू डायमेंशन होता प्लेन नहीं छूटना। दिस बोर्ड इज अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है, ये फर्श भी एक प्लेन है। ओके, तो थिंग्स लाइक दैट। तो दैट वाज अबाउट वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो मैं इसे क्विकली करा रहा हूं क्योंकि तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Distance is the actual path length traveled by the body. Actual path length जो बॉडी ट्रेवल करता है। जैसे मान लो कि एक बॉडी 3 मीटर इधर चला, फिर 90 डिग्री का एंगल पर टर्न ले लिया और फिर 4 मीटर ऐसे चला। So what is the distance traveled? 3 plus 4, 7 meter is the distance traveled. मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और आधा सर्कल उसने लिया और यहाँ पर आकर के रुक गया। मान लो इसका रेडियस जो है वो 1 मीटर है, सर्कुलर पाथ का रेडियस 1 मीटर है। तो दिस वाज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट। What is the distance traveled? It is half of the circumference. तो कितना होगा? पाई r, और r कितना है? 1, तो पाई मीटर। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और एक पूरा सर्कुलर पाथ लेते हुए वापस यहीं पर पहुंच गया। फिर से मान लो इसका रेडियस 1 है, तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट एज वेल, तो वहीं पर पहुंच गया। तो इन दिस केस व्हाट विल बी द डिस्टेंस? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r। So 2 pi and r is 1. So 2 pi meter. These are the distances in the three cases. This was case first. This is the case second, and this one is the case third. Okay. Then what is the displacement? Displacement is the shortest path
between the initial and final point. तो आपको कंसंट्रेट किस पे करना है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है. इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट एंड इज डायरेक्टेड. तो मतलब इसका डायरेक्शन भी होता है, और जिसमें डायरेक्शन होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट मींस displacement is a vector quantity and distance has no sense of direction, so therefore it is a scalar quantity because it has no sense of direction. And is directed from the initial to the final point. तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? इनिशियल टू दी फाइनल. तो देखो हम इन तीन केसेस में डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं. तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है. दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? जो लाइन स्ट्रेट मिला दे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को. एंड दिस इज आल्सो हैविंग अ डायरेक्शन. सो द डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट and is directed from the initial to the final point. So by Pythagoras theorem we can calculate that this is 5 meter. So in the first case the displacement will be 5 meter. The distance was 7 meter but the displacement is 5 meter and it's directed from the initial to the final position. What about case 2? See, in case 2 the object started from here, took a semicircle and has finally stopped here. So distance तो हो गया 5 r. R is 1 to 5 meter. And what is the displacement? Shortest path between the initial and the final point. So this and direct from the initial to the final point. And this comes out to be the diameter. So radius अगर 1 मीटर तो diameter कितना हो जाएगा? 2 मीटर. So the displacement is 2 meter directed from the initial to the final point. And what about the third case? थर्ड केस में जहां से चला वहीं पर पहुंच गया तो दोनों पॉइंट वहीं आ गए इनिशियल और फाइनल. तो उसके बीच में कुछ भी शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है. तो द डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन दिस केस एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन बिकॉज़ द डिस्प्लेसमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ऐसा यूनिट दोनों की मीटर होती है. इसके अलावा किलोमीटर वगैरह वगैरह करके आप बहुत सारे और यूनिट्स तो ले ही सकते हो. ओके, लेट अस कंसीडर केस 1. केस 1 में एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है, 5 मीटर तक पहुंचता और रुक जाता है. यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ऐसे चल करके यहाँ पर आकर के वो रुक गया. That is the activity under consideration. तो डिस्टेंस कितना हो गया जो उसने ट्रैवल किया? 0 से 5 यानी कि 5 मीटर. एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. इट इज आल्सो 5 मीटर. सो इन दिस केस in fact distance is equal to the magnitude of displacement. Now we consider case 2. In case 2 the object started from the origin 1 2 3 4 5 started from here initial point 5 मीटर तक गया. यहाँ तक आने के बाद उसने रिवर्ट कर लिया अपने डायरेक्शन को और अल्टीमेटली वो -2 पे आकर के रुक गया. तो उसकी जर्नी ऐसे रही, यहाँ से लेकर के 5 तक जाने के बाद फिर वापस -2 तक. So this is x in meter. So what will be the distance here? The distance will be 5 plus 5 10 plus 2 12 meter. And what about the magnitude of displacement? Let us talk about displacement first. So the displacement will be, ये initial point है, ये final point है, तो this is basically the displacement and it is directed towards the negative x-axis. So we can
Write the displacement as -2 meter. Here the minus sign is indicating that the displacement is directed towards the negative x-axis. For 1D motion, we can write positive and negative to show the sign with respect to the initial position, towards right or towards left. Okay. So, but when we talk about the magnitude of displacement, so we don't consider this sign. So in this case, what we say is distance is greater than the magnitude of displacement. Case 3 में भी डोंट कंसीडर स्ट्रेट लाइन, कुछ भी हो, कोई भी कर्व लाइन, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है फाइनल, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा किसके मुकाबले में, डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में, किसी भी कर्व पाथ पर, फॉर एनी कर्व पाथ what we will see is that the same relationship is valid. Distance will be greater than the magnitude of displacement. तो देखो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, कंक्लूजन ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन और रिवर्टिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये एक ही एक ऐसा केस है, ओनली वन केस, जिसमें कि डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बाकी सब केसेस में, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व लाइन हो, द डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑब्वियसली कैन नेवर बी लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इन जनरल व्हाट वी कैन राइट इज दैट डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is either greater or equal to 1, और उल्टा कर देंगे तो magnitude of displacement upon distance will be less than or equal to 1. So this is how things happen, that we have the thing that we have discussed is distance and displacement and the ratio of the magnitude of distance and displacement. अभी हम लोग बात करते हैं speed और velocity की. I again say that I am going a bit fast because ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी किया हुआ है, स्पीड एंड वेलोसिटी. सो बाय डेफिनेशन स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम. तो इट्स एसआई यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड, अदर यूनिट्स आर किलोमीटर पर आवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, एंड सिंस स्पीड इज कनेक्टेड टू डिस्टेंस, सो स्पीड is a scalar quantity. This is about speed. Speed के बारे में चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. नॉर्मली जो आप मूव करते हो, व्हीकल्स में मूव करते हो, वैसे चलते फिरते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर हैविंग वेरिएबल स्पीड, चेंज होती रहती है स्पीड, कभी तेज कभी कम. फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो अपने घर से स्कूल गया एक्टिवा पे, तो जब वो स्कूल जा रहा है तो ऑब्वियसली कहीं कहीं पर एक्टिवा की स्पीड ज़्यादा होगी, कहीं कम हो जाएगी, कहीं रश मिल जाएगा, कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, कहीं खाली जगह मिल जाएगी, और इस तरह से वो मूव करता रहेगा. और अगर उससे पूछा जाए कि आप किस स्पीड से आए अपने घर से लेकर के स्कूल तक, व्हाट वाज योर स्पीड, तो स्पीड तो वेरिएबल है, अलग अलग इंस्टेंस पे स्पीड अलग अलग है, लेकिन फिर भी आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो जिसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज निकाल सकते हो, और एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड upon the time taken for doing so. और इसे कैलकुलेट करना बेहद आसान है स्टूडेंट के लिए. कैसे? आपको पता है कि व्हीकल्स में एक ओडोमीटर इंस्टॉल्ड होता है, एंड दिस ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल. तो क्या करना है स्टूडेंट को, घर पे जब वो चालू कर रहा है अपना एक्टिवा तो ओडोमीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे.
जब वो स्कूल पहुंचा तो फिर से ओडोमीटर की रीडिंग नोट कर ले, उसका डिफरेंस करेगा रीडिंग का, तो आएगा द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओडोमीटर मेजर्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और टाइम, जब वो चलने लगा तो टाइम नोट कर लिया, स्कूल पहुंच गया तो टाइम नोट कर लिया। अगेन द डिफरेंस ऑफ द टाइम विल गिव यू द टाइम टेकन, सो कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ओके, एक और टर्म आता है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज रिलेटेड टू दिस वर्ड इंस्टेंट, यानी कि स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में आएंगे। अभी हम डिफरेंशिएशन कर नहीं रहे हैं इसलिए हम फोकस नहीं करेंगे, मैं तो सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ कि हम बहुत छोटा टाइम इंटरवल कंसीडर करते हैं। dt इज अ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा टाइम कंसीडर करोगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालोगे या डिस्टेंस निकालोगे कितना ट्रैवल हुआ। So this is a very very small amount of distance traveled in this very minute interval of time, and इसका डिवीजन आपको क्या देगा, the instantaneous speed। तो ये कहते हैं differentiation of s with respect to time। तो ये फॉर्मूला है, not going much into detail in this lecture, that is about the instantaneous speed। Then we talk about velocity। So velocity is the displacement per unit time। So again the SI unit will be displacement के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, other units can be kilometer per hour and so on। And since velocity is connected to displacement, therefore velocity will be a vector quantity having a sense of direction। Okay। Again velocity variable रहती है ज़्यादातर, तो we can calculate the average velocity। And what is average velocity? It is the displacement upon the time taken for the displacement। And for instantaneous, it is again ds upon dt, where this s will be or ds will be the displacement, and this displacement is extremely small and it will be obviously equal to the distance। This is the instantaneous speed, and this instantaneous speed here न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि ये दोनों सेम होंगे ही होंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड will always be equal to the magnitude of the instantaneous velocity। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, हम लोग दो तीन चीजें और भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो हमने तीन केसेस लिए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वक्त पे, उनको वापस से डिस्कस कर लेते हैं। केस वन में 3 मीटर ऐसे चला था ऑब्जेक्ट और फिर 4 मीटर ऐसे चला था। तो हमने समझा कि दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, सो द डिस्प्लेसमेंट इज this, and how much it is? This 5 meter। और मान लो टाइम इंटरवल 5 सेकेंड्स लगा इस एक्टिविटी में, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3 + 4 अपॉन टाइम टेकन 5, 7 by 5 will be 1.4 meter per second is the average speed। okay, सेकेंड केस में व्हाट अबाउट द एवरेज, साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं द एवरेज वेलोसिटी। सो द एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर एंड टाइम टेकन इज 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इज 5।
and time taken for this displacement is also 5. So it is 1 meter per second. तो देखो एवरेज स्पीड 1.4 मीटर पर सेकेंड आई, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आई इस एक्टिविटी के लिए। सेकेंड एक्टिविटी में हमने एक सेमी सर्कल कंसीडर किया था। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, जो रेडियस था वो 1 मीटर था, और मान लो यहाँ पर भी टाइम इंटरवल 5 सेकेंड्स है, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल पोजीशन था, डायमीटर होगा 2 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? इट इज पाई आर। तो पाई इनटू आर इज 1 अपॉन टाइम टेकन इज 5, सो इट विल बी पाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट अबाउट द एवरेज वेलोसिटी? इट इज कंसर्न्ड विद द डिस्प्लेसमेंट। So the displacement is 2 meter. So it will be 2 meter upon 5 seconds is 0.4 meter per second. So what we say is that जो average speed है और average velocity is not the same thing, because distance and displacement is not the same thing in most of the cases. और जो तीसरा केस हम लोगों ने लिया था वो था जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो वापस वहीं पर ही पहुंच गया। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस वर द सेम, एंड रेडियस इज 1 मीटर, एंड दिस वाज द थर्ड केस। सो व्हाट अबाउट द एवरेज स्पीड? इट इज 2 पाई आर, 2 पाई एंड आर इज 1 अपॉन से टाइम इज अगेन 5 seconds. Time again is 5 seconds. So it will be 2 pi by 5 meter per second. And what about the average velocity? It will be 0, because the displacement is 0, because the initial and the final point is the same. There is no shortest path between the initial and the final point. Two more things regarding this. One is uniform speed. The word uniform speed. हम एक ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड में कब कहते हैं? When it travels equal distances in equal intervals of time टाइम इंटरवल इक्वल में डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्मिटी है। एंड हाउसोएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल भी, टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है। जैसे मान लो कि एक ट्रक ड्राइवर ने 16 किलोमीटर ट्रैवल किया 1 आवर में, फिर वो 15 मिनट्स के लिए टी ब्रेक के लिए रुका, और फिर वापस से 60 किलोमीटर से ट्रैवल कर लिया 45 मिनट्स। ए टू बी 60 किलोमीटर 1 आवर, बी टू सी 60 किलोमीटर, और अगर हम यहीं से चालू करते हैं अपने टाइम को तो 45 प्लस 15 इज अगेन 1 आवर। तो ऐसे लग रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर 1 आवर, 60 किलोमीटर पर आवर 1 आवर, तो ठीक है यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तब है जब हम टाइम इंटरवल 1 आवर का ले तो ऐसे लगता है कि 60 हो गया, लेकिन हाउसोएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल में भी कितना ही छोटा टाइम इंटरवल आप ले सकते हो। और इस क्राइटेरिया में फुलफिल होने के लिए थ्रू आउट द मोशन उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकेंड को भी ये स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए भी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। थ्रू आउट द मोशन जब एक स्पीड होती है तब वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। तो दिस वाज नॉट द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन थ्रू आउट द मोशन द स्पीड इज सेम, देन इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। और ऑब्वियसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउसोएवर स्मॉल द टाइम इंटरवल may be. Okay, now let us discuss one typical numerical on average speed and average velocity and conclude this portion. So we are taking an example in which
एक बंदा अपने घर से मार्केट, जो कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो गया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसने जाकर के क्या पाया कि मार्केट इज क्लोज। वो तुरंत देयर एंड देन वापस आया और वापस 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया और घर तक पहुंच गया। और आपसे कहा जा रहा है कि 0 to 30 मिनट्स के टाइम इंटरवल के लिए आप निकालो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, और आप 0 to 50 मिनट्स के लिए भी क्या करो, या 40 मिनट्स के लिए क्या करो, अगेन निकालो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो हम सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं 0 to 30 मिनट्स वाला, which is the first one। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपके पास कोई भी, अगर आपको काइनेमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम की सॉल्विंग करनी है तो आपको एक एक्टिविटी कंसिडर करनी होती है। उस एक्टिविटी में एकदम आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्लियर नहीं तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी नहीं निकाल पाओगे। इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। 0 to 30 मिनट्स, 0 पे वो यहाँ होगा एच पर। अब हमें देखना है कि 30 मिनट्स पे वो कहाँ होगा। तो चलो हम आर्बिट्रेरली फाइंड करते हैं कि एच से एम तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उसको। टाइम टेकन फ्रॉम एच टू एम, ये क्या होगा, विल बी डिस्टेंस, सॉरी विल बी स्पीड। क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 6 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है 12, तो ये 0.5 आर आ जाएगा, यानी कि 30 मिनट्स आ जाएगा। तो यानी एच एम यानी कि वो यहाँ पर होगा, यानी हमारी जो ये एक्टिविटी है ये है एच से लेकर के और एन तक की एक्टिविटी है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्योंकि ये किलोमीटर आर में कर रहे हैं तो 30 मिनट्स इज हाफ एन आवर, यानी कि 0.5 आवर। तो मैं यहाँ का हाफ लिखता हूँ, आर तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर। एंड व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, सो द एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अगेन हियर इज 6 किलोमीटर, बिकॉज ये वही वाला केस है जो अपने आप में एक अकेला केस है जिसमें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है विदाउट रिवर्टिंग इट्स डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाते हैं और स्पीड और वेलोसिटी भी सेम हो जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगेन 6 एंड टाइम इज हाफ एन आवर। अगेन इट कम्स आउट टू बी 12 किलोमीटर पर आवर डायरेक्टेड फ्रॉम होम टू मार्केट। ये पहला 0 to 30 मिनट्स का हमने वर्कआउट कर लिया। अब हम प्रॉब्लम वर्कआउट करें सेकेंड की 0 to 40 मिनट्स की। देखो 0 to 40 मिनट्स में अगेन हमारे लिए सबसे पहले टारगेट क्या है, हमारे को ये पता होना चाहिए कि 0 to 40 मिनट्स में इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है। तो ऑब्वियसली ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट तो कोई इशू नहीं है, टाइम 0 पे कहाँ था, एच पे था, दैट इज नॉट एन इशू। 40 मिनट्स क्या है, इट इज द फाइनल पॉइंट, ये कहाँ था। तो 30 मिनट्स तक तो वो यहाँ पर पहुँच गया, हमें पता है 30 मिनट्स तक वो यहाँ पर था। अगले 10 मिनट्स में वो जब चला तो कहाँ पर पहुँचेगा, नेक्स्ट 10 मिनट्स। 30 के बाद क्या, अगले 10 मिनट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और स्पीड क्या है 30 80, तो स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट एंड व्हाट इज द टाइम टेकन, 10 मिनट्स। अगले 10 मिनट्स में हम इन्वॉल्व है, तो 10 मिनट्स का मतलब 10 by 60 आवर,
यानी 1/6, 1/6 r. So what will be the distance covered? Distance covered will be 18 into 1/6. It will come out to be 3 किलोमीटर. मतलब कि ये आगे 3 किलोमीटर चला. इनफैक्ट ये पूरा 6 किलोमीटर था और ये आगे 3 किलोमीटर और चल गया 10 मिनट में. तो 0 से 30 मिनट्स में यहाँ पर, 30 से 40 मिनट्स में यहाँ पर. तो इसको मान लेते हैं मिड पॉइंट n. तो ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया और ये इनिशियल पॉइंट. तो अब एवरेज स्पीड क्या होगी? स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 6 + 3 is 9 and the time taken 40 मिनट्स. तो ये किलोमीटर में है, 40/60 कर देते हैं ताकि ये आर में आ जाए, किलोमीटर पर आर में. तो इट विल बी 9 इंटू ये 2/3, 3/2. तो कितना आ जाएगा? 27/2 किलोमीटर पर आवर. एंड व्हाट अबाउट द एवरेज वेलोसिटी? तो इट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगा, क्योंकि एक्टिविटी का इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये है. तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस वन, एंड इट विल बी ऑब्वियसली 3 किलोमीटर. सो इट इज 3 किलोमीटर बाय टाइम टेकन इज अगेन द सेम 40. 0 से 40 के टाइम इंटरवल की बात करते हैं. तो 40/60 आवर. तो 2/3 विल बी 9/2 किलोमीटर पर आवर. सो टू कंक्लूड, जब भी आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है एक्टिविटी का और फाइनल पॉइंट क्या है. तभी आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकाल करके आगे बढ़ सकते हो. ओके, तो दैट्स इट. अगले वीडियो में फिर हम एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में